नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है अफसोस। रामचरण पेशे से तो वकील थे, परंतु बुद्धि के तेज व्यक्ति थे, इसलिए अच्छा खासा कमा लिया करते थे। उम्र ज्यादा हो चुकी थी, इस कारण अब वकालत छोड़ दी थी और इसलिए अधिकतर समय घर पर ही व्यतीत करते थे। खाली वक्त में अखबार पढ़ना और जब कभी उससे भी मन की हताशा दूर न होती तो अपने बड़े बेटे अभय को बुरा भला कहना, यही रामचरण की दिनचर्या थी। बड़ा बेटा अभय भी उनकी बातों को दिल से नहीं लेता था, बस उनकी आदत है यही सोचकर बर्दाश्त कर लेता था। रामचरण का घर पूरी तरह से सुख संपन्न था, क्योंकि दो छोटे बेटे सुभय और निर्भय सरकारी नौकरी करते थे। एक डॉक्टर तो दूसरा पुलिस में था। महीने में अच्छी खासी रकम घर पर आ जाती थी। इतना रुपया पाकर रामचरण का दिल खुशी से झूम उठता था, परंतु जैसे ही उसकी नजर अभय पर पड़ती थी वैसे ही उसकी हंसी गुम हो जाती और वह अपने अनपढ़ बेटे को कोसने लगता था, क्योंकि वह चाहता था कि अभय भी अपने भाइयों की तरह पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे। परंतु रामचरण के काफी प्रयास के बाद भी अभय का मन पढ़ाई में नहीं लगता और अब तो आलम यह था कि हर रोज अभय को गाली देना और घर का सारा काम अभय से ही करवाना, यह सब रामचरण का आदत बन चुका था। और जब कभी कोई व्यक्ति अपने बेटे की नौकरी लगने की खबर रामचरण को सुनाता तो रामचरण का गुस्सा अभय पर दोगुना फुटता था। और अभय की भी यही दिनचर्या बन चुकी थी कि खेत से चारा काट कर लाना और मशीन से काट कर जानवरों को डालना और घर का खाना भी बनाना और शाम को रामचरण के पैर दबाना। और इतना करने के बावजूद भी उसे इनाम में गालियां ही मिलती थी, परंतु फिर भी उसके मुंह से कभी भी रामचरण के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता। और जब कभी वो ज्यादा उदास होता तो अपनी माँ की फोटो को गले से लगाकर बहुत रोता, जो कि 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी। एक दिन रामचरण कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे कि तभी रामू एक मिठाई का डब्बा लेकर वहां आया और रामचरण को वह मिठाई का डब्बा दिया। और यह देखकर रामचरण का चेहरा तिलमिला उठा, क्योंकि रामचरण बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति था। किसी और की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसे अपनी खुशियों में शामिल नहीं करता था। रामचरण ने भौं में चढ़ाकर कहा, क्या बात है रामू, आज तू बहुत मिठाई बांट रहा है। आखिर इस खुशी का कारण क्या है? क्या कोई लॉटरी लग गई है तेरी? तो रामू ने कहा, बात यह है भैया कि आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई है। रामचरण ने रामू को अचरज भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या कह रहे हो, तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई है? वही बेटा जो 12वीं में लुढ़कते लुढ़कते बचा, वो आज पुलिस वाला बन गया है। अरे हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसकी भी नौकरी लग सकती है। रामू ने नर्म भाव से कहा, हाँ भैया, उसकी ही नौकरी लगी है, बस सब ऊपर वाले की कृपा है और आज मेरा बेटा पुलिस वाला बन गया है और इसी खुशी में आज हम लड्डू बांट रहे हैं। तब तक अभय भी वहां आ चुका था। रामू ने अभय को देखकर डब्बे में से एक लड्डू निकालकर अभय को देते हुए कहा, बेटा आज बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारा दोस्त सूरज आज पुलिस वाला बन गया है। और यह सुनकर अभय खुशी से झूम उठा और खुश होकर रामू से पूछा, क्या काका सच में मेरा दोस्त पुलिस वाला बन गया है? तभी रामचरण ने अभय को घूरकर देखा तो अभय घबरा कर एक कोने में खड़ा हो गया। रामचरण आंखें गुरेर कर अभय की तरफ देखते हुए कहा, देख ले, एक वो है जो पुलिस में लग गया और एक तू है जो भैंसे चराता है। अरे कितनी बार तुझको समझाया है कि पढ़ ले, लेकिन तूने तो मेरी एक न मानी। अरे तू तो बस इस धरती के लिए बोझ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं समझा। रामू को यह देखकर अभय पर तरस आ गया। उसने नरम स्वर में रामचरण से कहा, अरे भैया, क्यों बुरा भला कह रहे हो अभय को? उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा तो नहीं लगा, इस तरह आप उसे बुरा भला क्यों कहते रहते हो? आप अगर मेरी मानो तो आप न अभय की शादी करा दो। घर में बहू आएगी तो आपका भी ख्याल रखेगी और अभय का भी ख्याल रखेगी। रामचरण ने अभय की तरफ देखा और फिर रामू से कहा, अरे इस अभागे को कौन ब्याहेगा अपनी बेटी? इससे शादी करने से पहले वो अपनी बेटी को जहर न दे दे। रामू ने प्रति उत्तर में कहा, अरे क्यों नहीं, हमारे साले की बिटिया है रानी, और अगर आप राजी हो जाओ तो रिश्ते की बात चलाएं।
रामचरण ने रामू की बात को नकारते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल अनपढ़ है और मैं इस एक अनपढ़ को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, उसे कैसे कर पाऊंगा। रामू ने जवाब दिया, आप भी कमाल करते हो। अब अभय जितना पढ़ा लिखा है उतनी ही पढ़ी लिखी बिटिया मिलेगी। मेरी मानो तो एक बार फिर से सोच लो, बिटिया बहुत मेहनती है, घर का सारा काम अकेले ही कर लिया करेगी। रामचरण ने कहा, अरे ऐसे तो इसका ब्याह कब का हो चुका होता, लेकिन हम अपने घर में अनपढ़ लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और तुम इसकी चिंता छोड़ो, ये तो है ही धरती का बोझ, पड़ा पड़ा बस खाता रहता है। कभी कभी तो हमें लगता है काश ये हुआ ही ना होता तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिलती। रामू ने रामचरण को समझाते हुए कहा, ऐसे मत बोलो, लड़का सयाना हो चुका है और कहीं आपकी बातों में आकर उसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो क्या करोगे। रामचरण ने जवाब दिया, अरे जो करना है इसे जाके कर ले, तो क्या फर्क पड़ेगा हम पर, हमारे तो दो दो पट्टे कमा रहे हैं और ये कल मरे उससे अच्छा आज ही मर जाए, कम से कम धरती का बोझ तो कम होगा। और रामचरण की एक एक बात अभय को अंदर तक तोड़ रही थी और आज उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, इसलिए आज उसने अपने जीवन को खत्म करने का अंतिम निर्णय ले लिया था। और फिर आज उसने एक बड़ी सी रस्सी ले ली और चारा लेने के बहाने से घर से निकल गया और खेत पर पड़े नीम के पेड़ पर उसने फांसी लगा ली। जब रात अधिक हो गई और अभय घर वापस नहीं लौटा तो रामचरण ने आस पड़ोस में पता किया और पता करने पर पता चला कि वह खेत से चारा लेकर वापस ही नहीं आया था। अब रामचरण खेत पर गए, वहां वह नीम के पेड़ की तरफ देखकर सन्न रह गए, क्योंकि नीम के पेड़ पर अभय की लाश झूल रही थी। गांव के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और वहां उपस्थित लोगों ने अभय की लाश को नीम के पेड़ से उतारा और उसका क्रियाकर्म किया, परंतु इतना कुछ होने के बावजूद भी रामचरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले की तरह ही जिंदगी जीने लगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। अब उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। जो बेटा डॉक्टर था उसकी पत्नी भी डॉक्टर और जो बेटा पुलिस में था उसकी पत्नी पुलिस वाली थी। समय के साथ साथ रामचरण की उम्र काफी ढल चुकी थी। उसका हाथ पैर उसका साथ नहीं देता था और कोई भी काम करने पर उसकी सांस भी फूल जाती थी। बड़े बेटे ने शहर में एक अस्पताल खोल लिया और दोनों मियाँ बीबी वहीं शहर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे की भी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई तो उसने अपनी पत्नी की भी पोस्टिंग उसी शहर में करवा ली। अब दोनों ही मियाँ बीबी जाने की तैयारी में जुट गए। तभी रामचरण वहां आकर अपने छोटे बेटे निर्भय से कहा, बेटा, बड़े बेटे और बहू तो हमें छोड़कर चले गए, अब तुम लोग भी जा रहे हो तो हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे। बेटा ऐसा करो, हमें भी अपने साथ लेते चलो। तो निर्भय ने उत्तर में कहा, बापू आप तो जानते ही हैं शहर का क्या हाल है, अभी तो हम लोग खुद ही किराए पर रह रहे हैं तो आपको कैसे रखेंगे, और वैसे भी हमारे पास यहाँ इतना बड़ा घर है तो इसे किसके हवाले छोड़कर जाएंगे। रामचरण ने निवेदन किया, बेटा इतने बड़े घर में मैं अकेला रहकर क्या करूँगा और मुझसे तो कुछ किया भी नहीं जाता है तो मेरी देखभाल कौन करेगा। निर्भय ने रामचरण को समझाते हुए कहा, बापू आप चिंता मत करो, हम इस घर को बेचकर शहर में एक नया घर ले रहे हैं, बस यहाँ से घर बेचेंगे और वहाँ नया घर खरीद लेंगे और यही 1-2 दिन में सेठ इस घर को खरीदने आएगा और सेठ से 5 लाख रुपए भी ले लेना और शहर चले आना, और जब आप शहर पहुंच जाओ तो ये रहा मेरा नंबर, हमें कॉल कर देना, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। आप चिंता मत करो, बस कुछ दिनों की ही तो बात है। और फिर निर्भय रामचरण को अपने गले से लगाता है और उनके पैर छूकर वहां से चला जाता है। आज इतने बड़े घर में रामचरण अकेला था और जब उसे भूख लगी तो उसने रोटी बनाने के लिए आटा गूंथा। बूढ़े हाथों में इतनी जान कहाँ थी जो आटा भी सही से गूंथा जाए। और तब आज उसे अपने बड़े बेटे अभय की याद आ रही थी। यादों का सैलाब जब ज्यादा हो गया तो उसे अपनी आंखों के सामने अभय का अक्स नजर आने लगा। वो अभय का आटा गूंथना और रोटी बनाना और एक एक करके सभी दृश्य उसकी आंखों में तैरने लगे। उसकी बुढ़ी आंखों में आज आंसू छलक उठे थे और मन से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी कि काश आज मेरा बेटा अनपढ़ अभय होता तो उसकी शादी होती और एक अनपढ़ बहू इस घर में आती, कम से कम वो अपने घर में तो रहती और खाना बनाती।
अभय मेरा घर का सारा काम करता और मैं पहले की तरह ही कुर्सी डालकर बैठे बैठे अखबार पढ़ता। परंतु अब सपनों को देखने से क्या होगा, जो कुछ उसने किया था आज उसके सामने था। और कुछ दिन यूं ही गुजर गए और वो दिन भी आ गया जिस दिन सेठ ने रुपये देने के लिए कहा था। सेठ ने घर के कागज पर साइन करा लिए और रामचरण को 5 लाख रुपए दे दिए। रुपये मिलते ही रामचरण शहर जाने की तैयारी कर ली और फिर रामचरण ने निर्भय को फोन करके सब बता दिया कि वो बस स्टैंड पर उसका इंतजार करेंगे। और कहे मुताबिक रामचरण वहां पहुंच गए और बैठकर निर्भय का इंतजार करने लगे। तभी वहां निर्भय आ गया और रामचरण के पास आकर कहा, बापू आप पैसे लाए हो ना, वो मुझे दे दो, क्योंकि मैंने जो नया घर खरीदा है उसका मालिक अभी रुपये मांग रहा है। अगर मैंने उसे अभी रुपये नहीं दिए तो वो अपना घर किसी और को बेच देगा। रामचरण ने रुपयों का बैग झट से निर्भय को दे दिया और निर्भय ने रुपये लेकर रामचरण से कहा, बापू आप यहीं बैठो, मैं अभी तुरंत ही सेठ को रुपये देकर आता हूँ। और निर्भय अपने बापू को वहीं बैठाकर रुपये लेकर वहां से चला गया और रामचरण वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगा। समय धीरे धीरे काफी बीत चुका था, परंतु निर्भय अभी तक वापस नहीं आया था। शाम होने को थी। रामचरण बहुत ही चिंतित था कि निर्भय अभी तक आया क्यों नहीं। उसे रहा नहीं गया तो उसने एक राहगीर से वहीं फोन नंबर लगवाया जो उसे निर्भय ने दिया था, परंतु फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब रामचरण की चिंता और भी अधिक बढ़ चुकी थी। वो हताश बैठा हुआ था कि तभी उसे एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी जिस पर निर्भय बैठा हुआ था। वह दूर से ही निर्भय को आवाज लगाने लगा, परंतु निर्भय रामचरण को पास से देखता हुआ निकल गया। और आज निर्भय ने उसे बहुत बड़ा धोखा दे दिया था जिसकी उम्मीद रामचरण को बिल्कुल भी नहीं थी। अब रामचरण वहीं बैठकर रोने लगा और शाम ढल चुका था और अंधेरा भी हो रहा था। रामचरण के पास मात्र 200 रुपये थे जो उसके घर वापस आने के किराए के लिए उपयुक्त थे। रामचरण बस में बैठकर घर आ गया। घर क्या, यूं कहें गांव आ गया, क्योंकि अब वह घर तो सेठ का हो चुका था। अब उसके पास घर नहीं था तो रात को अकेले गांव की चौपाल पर बैठकर काफी देर तक रोता रहा। फिर अपने आंसू को पोंछकर उठा और हाथ में एक रस्सी लेकर उसी नीम के पेड़ के पास गया जहां अभय ने आत्महत्या की थी। और उसी पेड़ के नीचे बैठकर वह दहाड़ मारकर रोने लगा और रोते हुए कहा, बेटा अभय, आज मेरे लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं है। आज तेरा बाप इतना बुढ़ा हो गया है कि अपने हाथों से अपने लिए खाना भी नहीं बना पाता। आज बहुत अरसे हो गए हैं तेरे हाथ का खाना खाए हुए और आज फिर से तेरा बाप तेरे हाथ का खाना खाना चाहता है। खिलाएगा ना बेटा, और इसलिए आज तेरा बाप तेरे घर खाना खाने आ रहा है। तू अपने इस अभागे बाप को अपने घर में स्वीकार करेगा ना? कहीं अपने भाइयों की तरह मुझे निकाल मत देना। और इतना कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा और अंत में उसी नीम के पेड़ पर रस्सी डालकर उसने फांसी लगा ली। कुछ मिनट तक वह फड़फड़ाया और फिर एकदम शांत हो गया। उसकी गर्दन नीचे को लटक गई और वह अंतिम धाम को चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।